देखिएगा कल हम लोग पढ़े थे 12th क्लास के केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रकार। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो बाबू है वह जल में घोलने के आधार पर, ये किसी भी द्रव में घोलने के आधार पर वह दो प्रकार का होता था। पहले वाले का नाम हम लोग दिए थे लायोफिलिक। क्या नाम था सर? लायोफिलिक कोलाइडल। और दूसरा वाला का नाम था लायोफोबिक। क्या नाम था? लायोफोबिक कोलाइडल। यहाँ पर कोलाइडल, यहाँ पर देखिएगा जो लायो शब्द है ना, इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है बाबू? लिक्विड। और लिक्विड को आप लोग ना केमिस्ट्री की भाषा में में आज यहाँ पर सॉल्वेंट समझिए। क्या समझिए? सॉल्वेंट। अधिकांश लिक्विड ना सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए आप लिक्विड को यहाँ पर सॉल्वेंट समझिए। बाबू यहाँ पर फिलिक जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है लविंग। कौन सी होता है? लविंग। लविंग मतलब होता है प्यारा, स्नेही, जिसको बहुत ज्यादा उससे प्रेम हो। तो कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो माने कुछ कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको ना लिक्विड से बहुत प्रेम होता है, मतलब तो लिक्विड में आसानी से घुल मिल जाते हैं। आराम से ओकरा घुलिएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में समा जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो ओकरा को हम बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइडल। कुछ बोलेंगे बाबू? और कुछ कुछ कोलाइडल ऐसे होते हैं जो जैसे ही किसी लिक्विड में घुलिएगा ना, तो लायो का मतलब होता है लिक्विड, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। फोबिक मतलब बाबू हेटिंग। हेटिंग का मतलब जिसको नफरत हो। जैसे किसी लिक्विड में घोलिए, जल में घोलिए या बेंजीन में घोलिए, तो वह जल से या किसी लिक्विड में घुलेगा ना तो वह दुश्मनी करने लगे, वह नफरत करने लगे, वह हेटिंग करने लगे, वह ना घुले पूरा तरह से, तो ओकरा हम कहेंगे लायोफोबिक कोलाइडल। कुछ बोलेंगे बाबू? इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक वह जिसको किसी भी सॉल्वेंट में घोले आराम से घुल जाए, उसको लिक्विड से बहुत ज्यादा प्रेम हो, घुलने में आसान हो, आराम से घुल जाता हो, ओकरा के लायोफिलिक कोलाइडल कहते थे। ठीक है। एक ऐसा कोलाइडल जिसको किसी लिक्विड में घुलने पर वह लिक्विड का ही विरोध करने लगता है, हेटिंग करने लगता है, तो ओकरा हम कुछ बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइडल बोलेंगे बाबू। ये सभी प्रकार के सॉल्वेंट में एकरा को नहीं घोला जा सकता है। जैसे आपको हम एग्जांपल के रूप में समझा दिए थे, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, सेलुलोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एकरा के लायोफिलिक कोलाइडल कहेंगे, क्योंकि इसको सभी प्रकार के सॉल्वेंट में आराम से घोला जा सकता है। लेकिन अगर वहीं आप चांदी का एथी बना लीजिए, लेप बना लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए, या आप ना सोने का लेप बना लीजिए, ओकरा बाद आप पानी में घोल करके देखिए, जल्दी से वो पानी में नहीं घुलेगा, तो वह पानी का विरोध करेगा, पानी में घुल कर नहीं करेगा, वह बर्तन की तेजी में बुझ जाएगा, या किन्हीं पानी के साथ हम जाकर तार आ जाएगा, तो बाबू ओकरा लायोफोबिक कोलाइडल बोलेंगे। कुछ बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइडल। तेल को जब आप पानी में डालिएगा तो देखिएगा वह लविंग करने वाला है कि हेटिंग करने वाला है? हेटिंग करने वाला। पानी में कोई घुल फिर नहीं करेगा, वह विरोध करता है पानी का। अगर करे ओकरा को जबरदस्ती आप घोल भी देते हैं तो देखिएगा कुछ देर के बाद वो कहीं पानी की सतह पर जाकर तारा आ जाता है, तो बाबू ओकरा को लायोफोबिक कोलाइडल कहिएगा। कौन सी बोलिएगा? लायोफोबिक। ये हम लोग कोलाइडल के पूरा दोनों प्रकार कल पढ़ लिए थे। आइए थोड़ा नया टॉपिक पढ़ते हैं सर। देखिएगा इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। अब कोलाइडल का थोड़ा हम लोग वर्गीकरण करें। बाबू कोलाइडल आप लोग जानते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनाया जाता है। जब बहुत सारे छोटे छोटे कणों को आपस में मिलाइएगा तो इससे जिस सॉल्यूशन के निर्माण होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहता है। और इसके कणों का जो साइज होता है 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर करीब होता है। आप लोग बता दिए, ठीक है बाबू। कणों के आधार पर माने कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको सॉल्यूट और दूसरा कौन सा बोलते हैं बाबू? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये दोनों को मिलाइएगा तब जाकर के एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन करके सामने आएगा। तो इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन को ना अगर कणों के आधार पर देखा जाए तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटू? 3 भागों में। पहले वाले का नाम है मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडल। क्या नाम है? मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडल। इसको हिंदी में याद रखिएगा बहु आणविक कोलाइडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? बहु आणविक। बहु आणविक मतलब होता है कि जो कोलाइडल बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बनाया गया हो। ठीक है, चलिए हम इंग्लिश में बोल लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है हिंदी में।
एक ऐसा कोलाइडल जो बहुत सारे मोलिक्यूल से मिलकर के बनाया गया होता है, ओकरा का बोलते हैं मल्टी मोलिक्यूलर। क्या बोलेंगे बाबू? मल्टी मोलिक्यूलर। एकरा में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। इसके पार्टिकल का साइज 10 के पावर -9 मीटर, तो 10 के पावर -6 मीटर होना चाहिए, लेकिन इतना ही पार्टिकल बहुत सारा होना चाहिए। कौन इतना है कि कहीं क्रम में हो, लेकिन बहुत सारा पार्टिकल एक में हो। बहुत सारे पार्टिकल एक में आपस में मिलजुल करके बनाएगा, बहुत सारा मतलब दो या दो से ज्यादा। जब बहुत सारा पार्टिकल कोलाइडल के एक दूसरे के साथ मिला करके जो कोलाइडल बनाया जाता है, उसे मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडल कहा जाता है। एक ऐसा कोलाइडल विलयन जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के कोलाइडल के कणों को मिला करके बनाया जाता है, उसे मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडल कहा जाता है। बाबू देखिएगा, जब जब सोने को पिघलाया जाता है तो सोना पिघल करके छोटे छोटे लिक्विड के रूप में हो जाता है। फिर से इन सारे लिक्विड को एक साथ इकट्ठा कर देता है, ठंडा किया जाता है। जैसे ही ठंडा करेगा ना, तो एक ठोस पदार्थ बन करके तैयार हो जाता है। यह जो ठोस पदार्थ होता है, अगर एक आप पिघला के देखिए, तो आप देखिए तो में बहुत सारा छोटा छोटा क्या था, कोलाइडल के कण थे ना। तो जब बहुत सारे कोलाइडल के छोटे छोटे कण मिलकर के एक बहुत बड़ा कोलाइडल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइडल को कौन सी बोलेंगे? मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडल बोलेंगे। जितना धातु होता है, जाना कि पेंट बनाया जाता है या लेप बनाया जाता है, ताकि ओकरा के दूसरे धातु के सतह पर चिपकाया जाए। जैसे पेंट करना होगा, मान लेते हैं कि पंखे पर, तो आप जानते हैं जिंक का परत ओकरा पर चिपकाया जाता है, या एल्यूमिनियम का परत चढ़ाया जाता है, याद रहेगा, या मैग्नीशियम का परत चढ़ाया जाता है। इनको लेप बनाया जाता है, पतला पतला लिक्विड बनाया जाता है। और लिक्विड बनाया जाता है ना, तो बहुत भारी मात्रा में होते हैं बाबू कोलाइडल, इसलिए इनको बहुत भारी मात्रा में लेप बना करके तब किसी धातु को ऊपर करके धो करके चिपका देता है। धातु को ऊपर चिपकाने का मतलब होता है कि संचारित होने से बचाने के लिए क्या होता है, ताकि एक पर जंग ना लगे। तब वो छोटे छोटे कण के रूप में जब एक पिघला करके बनाइएगा, तो जो बड़का भी कोलाइडल बन करके रेडी हुआ, ओकरे क्या बोलेंगे? मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडल कहेंगे। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गोल्ड सल्फर कोलाइडल, ठीक है ना। सल्फर जो होता है ना, इसका भी सल्फर देखिएगा, सल्फर जो होता है छोटा 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 दाना के रूप में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद से एक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जब पिघल जाता है, तो वही माचिस के डिब्बी पर देखिएगा एक ग्रीन ग्रीन कलर का एक बारूद की तरह लेप पोत दिया जाता है, जो बारूद का काम करता है, वहीं पर ऊपर लगाया जाता है। लाल फास्फोरस का भी यूज किया जाता है और सल्फर का भी यूज किया जाता है। जैसे ही माचिस के तीले पर रगड़ा जाता है, तो यह आग पकड़ लेता है। तो यह पहले छोटे छोटे लिक्विड के रूप में ना एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पिघलाया जाता है सल्फर को। जैसे ही सल्फर पिघल जाता है, ये लेप बन जाता है। ओकर बाद से इस केमिकल को उठा करके चिमटे या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से इस माचिस के डिब्बी के ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है, जो घर्षण होते ही जलना प्रारंभ कर देता है। तो पहले जो लेप आप बनाइएगा, लेप बनाने के बाद माचिस के डिब्बी के ऊपर आप चिपकाते हैं, तो ये जो माचिस के डिब्बी के ऊपर चिपका हुआ पदार्थ होता है, वो कोलाइडल हो जाता है बाबू। तो एक सल्फर कोलाइडल कहा जाएगा, यह मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। खाली सल्फर इसका उदाहरण नहीं होगा, लाल पोटेशियम इसका उदाहरण हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारे छोटा छोटा पार्टिकल को आपस में मिला करके एक बड़ा जबरी पार्टिकल बना दिया जाता है। तो कौन सी बोलेंगे? हाँ, बहु आणविक कोलाइडल या मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल कहेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा माइक्रो मोलिकुलर कोलाइडल। अब इसमें देखिएगा बाबू, बहुत सारा पार्टिकल आपस में मिलकर के तभी बनाया गया है। माइक्रो मोलिकुलर कोलाइडल का मतलब होता है कि एक ऐसा कोलाइडल जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनाया गया हो। भाई बड़ा बड़ा कणों से मिलकर के बनाया जाता है, तो एक बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। यह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनाया गया होता है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो मोलिकुलर कोलाइडल। जैसे एग्जाम्पल में समझिए स्टार्च। कौन सी समझिए सर? स्टार्च। पेड़ पौधे जो होता है ना, तो पेड़ पौधों की जो तनाएं होती है, जो टहनियां होती है, जो ब्रांच होती है, एक में बहुत पतला पतला छिद्र होता है बाबू, बहुत पतला पतला छिद्र। इसी छिद्र में ना यह स्टार्च पाया जाता है। किसी भी पौधा के अगर किसी टहनी को तोड़ लेते हैं और पतला पतला रांदा से मार मार के में से खोचलिए छोड़ा देते हैं, तो देखिएगा चिपचिपा लिक्विड निकलना प्रारंभ हो जाता है, वह स्टार्च होता है बाबू। कौन सी होता है? स्टार्च। किसी भी पौधे का टहनी को तोड़ लीजिए, पतला से नाजुक टहनी को तोड़ लीजिएगा, आपके हाथ में जो चिपचिपा लिक्विड आ जाता है, वह स्टार्च होता है बाबू। तो ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक ऐसा कोलाइडल जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ हो, तो माइक्रो मोलिकुलर कोलाइडल कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा बाबू? जैसे नाइलॉन जो बनाया जाता है, नाइलॉन का आप लोग जानते होंगे, नाइलॉन का कपड़ा भी होता है, नाइलॉन का रस्सी भी आता है, नाइलॉन का टायर भी आता है। आइए देखिएगा, प्रोटीन, सेलुलोज, जिलेटिन, पॉलीथीन, सिंथेटिक, रबर, पॉलीस्टाइरीन। बाबू जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन आप लोगों को पॉलीमर वाला चैप्टरों में बताए थे।
कि पॉलिथीन जो होता है ना, प्लास्टिक के कणों को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर गर्म करके एक पिघला दिया जाता है, तब एक सांचा होता है, तब एक ढाला जाता है, तब जाकर पॉलिथीन बन करके रेडी होता है। तो बाबू ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, आंख से आप नहीं देख पाएंगे। एक इनके कणों का आकार जो होता है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर होता है, और तब बहुत बड़का कोलाइडल बनकर के रेडी होता है। तो कौन सी बोलेंगे? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल बोलेंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण रबड़ भी होगा। रबड़ भी जो बनाया जाता है तो बहुत भारी टेम्परेचर को गर्म करके एक छोटा छोटा लिक्विड के रूप में पिघला दिया जाता है, ओकरे बस सांचा में ढाल करके तब एक बड़ा बड़ा लंबा लंबा कुछ बनाया जाता है, रबड़ बनाया जाता है, तब ये कानने योग्य होता है। अगर मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं मिलाकर बनाया गया होता है, सांचा नहीं ढाला जाता है, तो जिसे खींचेगा तो फटाक से टूट जाएगा। ये लमर रहा है, मतलब कि कोलाइडल के कण एकरा में आपस में घने हुए हैं। अगर कोलाइडल के कण आपस में घने हुए इसलिए आपस में लमर जाता है, क्योंकि इसके कोलाइडल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है कमजोर होता है। आगे देखिएगा बाबू, पॉलीस्टाइरीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सारा सेलुलोज, ये समझा लेते हैं। सेलुलोज जो होता है बाबू, वह पौधों में भोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में जमा रहता है। तो ये सारा जो होते हैं छोटे छोटे कण के रूप में जमा रहते हैं। ये सारे छोटे छोटे कण मिलकर के जिस कोलाइडल का निर्माण करते हैं कौन सी बोलते हैं? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल बोलते हैं। अब जेके क्वेश्चन में आप लोग के बोर्ड में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण कोलाइडल किस कोलाइडल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण कोलाइडल मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल का उदाहरण है। अच्छा, ये ना बहुत भी है, ये सेलुलोज किस कोलाइडल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, माइक्रो मोलिकुलर कोलाइडल। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर तीसरा है बाबू, इसका नाम है एसोसिएटेड कोलाइडल। क्या नाम है? एसोसिएटेड कोलाइडल। एक रकम हम मीसेल भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? मीसेल। गांव में देखिएगा बच्चन के, गांव में एक छोटा सा ले लेगा सब कटोरा उटोरा, एक में कौन करेगा? सब सरफ घोल लेगा सब, और सरफ से बढ़िया रहेगा ना शैम्पू घोल लेगा सब, खूब बढ़िया से हिला वाला करके खूब बढ़िया से घोलेगा सब। घोलने के बाद देखिएगा एक ले लेता है सब, एक डोभा लेता है सब, डोभा समझता है, और ओकरा के इधर एंटीना टाइप के बना के है, एंटीना टाइप के बना के तेरे गोल बना करके एक उठा करके अगर फोटा से तो गोल गोल देखिएगा, गोल गोल यहाँ पर बूंदा बन जाता है। और वह जो बूंदा बनता है बाबू, एक को हम कहते हैं एसोसिएटेड सॉल्यूशन या एसोसिएटेड कोलाइडल। बाबू जब शैम्पू को पानी में घोल दीजिएगा तो शैम्पू पानी से रिएक्शन करके छोटे छोटे कोलाइडल का निर्माण करता है। यह कोलाइडल एसोसिएटेड कोलाइडल कहलाता है। यह सिर्फ शैम्पू पे ही नहीं होता है, ये बाबू आप सरफ पर भी आजमा सकते हैं, ये साबुन पर भी आजमा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शैम्पू में श्यानता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो आराम से वो फैल जाता है। थोड़ा सा भी एक में मान लेते हैं कि अगर हवा का प्रभाव डालिएगा तो एक कोलाइडल के बीच में हवा प्रवेश करता है, जिसके चलते आयतन कैसे होता है? बढ़ जाता है। इसलिए एसोसिएटेड कोलाइडल किसे कहिएगा? तो देखिएगा, जब दो गो पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है, वो भी कोलाइडल ही होता है। दो गो कोलाइडल को जब आपस में मिलाया जाता है, जैसे कि एक में पानी हो गया और एक हो गया आपका यहाँ पर मान लीजिए शैम्पू हो गया, जब दोनों का आपस में मिलाएगा तो जो एक नया कोलाइडल बन करके रेडी होगा, एक का संकुचित कोलाइडल या सहचारी कोलाइडल कहा जाएगा। याद रहेगा बाबू, एक के आम भाषा में क्या बोलेंगे? मेसेल भी बोलेंगे। कपड़ा पर जब आप खींचिएगा ना, तो देखिए कपड़ा खींचने के बाद से पानी की ऊपरी सतह पर, माने बर्तन में जो पानी है बाल्टी में, एक ऊपरी सतह पर ना मोइल जमा हो जाता है। कौन सी जमा होता है बाबू? मोइल। जब वो देखिएगा मोइल जमा हो जाता है, उस मोइल को ये चम्मच के थ्रू एक बाहर निकल, जैसे हवा का फुहारा मारिएगा तो फिर से गोल गोल बूंद के रूप में कौन होगा? बाहर निकलेगा। तो यह जो होता है एक मेसेल कहा जाएगा। कौन कहा जाएगा? मीसेल। मीसेल का मतलब होता है, देखिएगा, मीसेल साइंस का वर्ड है और मीसेल का मतलब होता है मैला या मैल। मीसेल मतलब बाबू मैल, मैल होता है। ध्यान दीजिए, हम कपड़ा पहन लेते हैं और कपड़ा पहनने के बाद हम लोग दिन भर हम लोग हवा, धूल कण, मिट्टी कण, इन्होंने हम लोग घूमते रहते हैं। बार बार हम लोग को बॉडी पर धूल कण, मिट्टी कण ये पूरा सड़ता रहता है। हमारे कपड़े से बार बार रगड़ा होने के चलते तैलीय हो जाता है। कौन होता है? तैलीय। तैलीय का मतलब होता है चिपचिपा हो जाता है, एक में तेल की मात्रा हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में थोड़ा तेल नुमा पदार्थ भी पाया जाता है, जिसको कैलोमाइन बोलते हैं। यह जो होता है आकर के पर चिपक जाता है, और चिपकने बाद जितना धूल कण वायुमंडल में बह रहा होता है, वो सारा धूल कण को कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन? तेल। ये जो हम लोग को बॉडी में जो तेल होता है ना, जो कपड़ा पर आकर सट गया होता है, यही होकर के बार बार कौन सी कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और बार बार कपड़े से हम लोग को बॉडी में बार बार घर्षण होता है, इसी घर्षण के चलते में एक एट्रैक्शन पावर आ जाता है। वही एट्रैक्शन पावर के चलते धूल कण, मिट्टी कण को कौन कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और जब धूल कण, मिट्टी कण को आकर्षित कर लेता है, जो तेलवा का बूंदवा है ना, वो माटी के कण एक पर आकर के बैठ जाता है, जिसके चलते वह मैला हो जाता है। कैसा होता है बाबू? मैला। वह एक मिट्टी के धूल कण, मिट्टी के हवा का एक बुलबुला बन जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा धाबा बन जाता है। यह जो धाबा होता है बाबू मीसेल कहलाता है। कौन सी कहलाता है? मीसेल। यह जो होता है मीसेल,
मिसेल। अब यहाँ पर मिसेल में ना नेगेटिव चार्ज होता है बाबू। कौन चार्ज? नेगेटिव। अच्छा, धूल कण उड़ रहे होते हैं ओकर में पॉजिटिव होता है, इसलिए मिसालो जो मैलो होता है ना, और ही धूल कण मिट्टी को कपड़े खींच करके एक बार बैठा लेता है, जिसके चलते कपड़ा पहले की तुलना में ज्यादा गंदा हो जाता है। वहीं देखिएगा मिसेल को कौन सी करना होता है, अगर हम लोग को साफ करना होता है तो हम लोग कौन सी करेंगे, जो कपड़ा हम लोग का काफी गंदा हो गया है, मतलब ओकरा पर मिसेल ज्यादा बैठ गया है, मैल ज्यादा बैठ गया है, एकरा को हम लोग डिटर्जेंट पाउडर पानी में डाल करके ओकरा खूब बढ़िया से चला देते हैं। जब पूरा तरह से डिटर्जेंट पाउडर पूरा तरह से ओकरा में घुल जाता है, उसके बाद हम लोग अपना कपड़ा को लेकर ओकरा में डाल देते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डालने के बाद जितना ही तेलनुमा पदार्थ होता है बाबू, ये मिसेल होता है। और ये जैसे ये डिटर्जेंट पाउडर एकरा पर पड़ता है, ये डिटर्जेंट जो पाउडर होता है इस मिसेल में से तैलीय पदार्थ को, जो तैलीय पदार्थ सुना, तैलीय पदार्थ को, धूल कण मिट्टी के कण को एकरा से धा करके ओकरा का बखोर देता है, एकरा के ना छटकाने के काम करता है, और एकरा के ना पिघलाने के काम करता है। जब ये पूरा तरह से पिघल जाता है, उसके बाद से जैसे ही एकरा के हाथ से लेकर के रगड़ा जाता है, हाथ से जैसे ही एकरा लेकर के रगड़िएगा, तो इसके बार बार घर्षण के चलते यह जो तैलीय पदार्थ होता है, तेल होता है, धूल कण होता है, मिट्टी कण होता है, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। और आप जानते हैं जो तैलीय पदार्थ होता है, मतलब तेल होता है, वह पानी में कभी भी घुलता नहीं है। इसीलिए इस कपड़ों को जब खूब बढ़िया से रगड़ दिया जाता है, तो तैलीय पदार्थ, धूल कण, मिट्टी कण, जो भी मैल होता है, मिसल होता है, यह इस प्रकार करके फूल जाता है, मतलब कि अपना अपना जगह छोड़ देता है। वहीं बाल्टी में पानी भर करके, जब शुद्ध पानी भर करके जब इस कपड़े को डाल करके निकाला जाता है, तो इसमें जितना भी मिसल होता है, तैलीय पदार्थ होता है, धूल कण, मिट्टी कण होता है, आप जानते हैं वह पूरा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, तैलीय होता है। क्योंकि तैलीय होता है तो सरफेस टेंशन के चलते वह अलगे अलगे गोलाकार संरचना बना लेता है। इसलिए जब एक पानी में डुबोया जाता है, तो कपड़े पर से जगह छोड़ करके पानी के ऊपरी सतह पर आकर के तार आ जाता है। इस प्रकार से जो ताराया हुआ जो हिस्सा होता है, एक मिसेल कहा जाता है। कुछ बोलते हैं इस प्रकार बाबू मिसेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मिसेल। तो मिसेल का निर्माण याद रखिएगा तैलीय पदार्थों से होता है। किस प्रकार पदार्थ होते हैं? या आप साबुन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं नहाने में ना, तो साबुन में भी याद रखिएगा पेट्रोल का यूज किया जाता है। किसका बाबू? पेट्रोल। पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो साबुन में जो पेट्रोल का यूज किया जाता है, वो भी एक प्रकार का तेल है। तो साबुन से आप बॉडी में नहा करके खूब बढ़िया से रगड़ लिए, ओकर बाद से तौली से आप रगड़ देते हैं, तो बार बार रगड़ने के चलते आपके बॉडी पर ना त्वचा पर आकर्षण गुण हो जाता है। वहीं जो तैलीय पदार्थ होता है, वो धूल कण, मिट्टी के कण को आकर्षित कर लेता है, जिसके चलते आपके बॉडी पर या कपड़े पर काला काला धाबा बन जाता है, जिसको मिसेल कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? मिसेल। यह एक में नेगेटिव चार्ज होता है। यह तैलीय पदार्थ से मिलकर बना होता है, तेलनुमा पदार्थ से मिलकर बना होता है। जैसे एक में पानी में डिटर्जेंट पाउडर डाल करके एक के साफ किया जाता है या रगड़ा जाता है, तो बार बार रगड़ने के चलते जो तैलीय पदार्थ होता है, एक से धूल कण, मिट्टी कण, तेल वाला पदार्थ अलग अलग लग जाता है। और जैसे एक कपड़ा को पानी में डाला जाता है, तो जितना तैलीय पदार्थ होता है, कपड़ा जो होता है, कपड़ा पर से जगह छोड़ देता है, आके तेल पानी के ऊपरी सतह पर आकर के तार आ जाता है। इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। याद रहेगा। तो इस प्रकार से पूछ देगा एसोसिएटेड सॉल्यूशन में मिसेल का क्या मत है, तो आप विस्तार से लिख दीजिएगा जो समझाए। बाबू मिसेल का निर्माण कैसे होता है, तो अभी हम बताएं कि मिसेल का निर्माण तैलीय पदार्थों से होता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइडल किसे कहिएगा? तो जब दो गो कोलाइडल आपस में मिल करके एगो तीसरा का कोलाइडल का निर्माण करता हो, तो इस प्रकार का कोलाइडल को एसोसिएटेड कोलाइडल कहा जाता है। बाबू एसोसिएटेड कोलाइडल जो होता है, वो किसी टेम्परेचर पर ही बनता है। अब सूर्य का प्रकाश है, ओकरा में रख करके, और मान लेते हैं शैम्पू को आप पानी में घोल रहे हैं, तो वहां पर हल्का फुल्का टेम्परेचर देखिएगा, कपड़ा ना कपड़ा जो होता है सरफ में गोल करके ओकरा के ना आप टेम्परेचर में रखते हैं। क्यों टेम्परेचर में रखते हैं? ताकि सूर्य का जैसा प्रकाश ओकरा पर पड़े, तो जल्दी से जो मिसेल होता है, एकरा पर जो धूल कण, मिट्टी कण, तैलीय पदार्थ है, अपना जगह जल्दी से कौन सी कर दे, छोड़ दे, सूर्य के रिएक्शन के चलते। और ठंडा जगह पर रखते हैं तो लंबा समय लग जाएगा छोड़ने में, और सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो धप खौराएगा, बोखरेगा, जल्दी चलते ये अपने अपने जगह कौन सी कर देगा, छोड़ देगा, और जल्दी से कपड़ा कौन सी होता है, साफ हो जाता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। तो बाबू जितना टेम्परेचर ओकरा पर पड़ रहा है, जाने के चलते ये जो मिसेल अपना जगह छोड़ रहा है, उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? क्राफ्ट टेम्परेचर। जब हमारे कपड़े पर मोइल बैठ जाता है या मिसेल का निर्माण किसी पदार्थ में हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर मिसेल का निर्माण होता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है, क्रांतिक ताप बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप भाई शैम्पू पानी में डाल करके घोल दिए, तब भाई कितना यह बन करके रेडी हुआ, यह कितना बन करके रेडी हुआ, इसको हम बोलेंगे क्राफ्ट। अब हम बोले क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस तापमान पर कोलाइडल का निर्माण होता है उसको क्रांतिक तापमान कहा जाता है। बाबू इस तापमान पर अब कितना कोलाइडल आप लिए हैं, अब हम बोले कि कोलाइडल का निर्माण यदि जिस तापमान पर होता है कौन बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। अरे भाई आप कोलाइडल का निर्माण आप कर रहे हैं टेम्परेचर पर, लेकिन कोलाइडल लिए कितना है, तो जितना आप कोलाइडल लिए हैं ओकरा बोलते हैं क्राफ्ट मिसेल
कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे बाबू? क्राफ्ट मिसेल कंसंट्रेशन। एक शॉर्टकट में CMC पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? CMC। CMC का फुल फॉर्म बोर्ड में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। CMC का पूरा नाम क्या है? द क्राफ्ट मिसेल कंसंट्रेशन। मिसेल को लेकर के जब सूर्य का प्रकाश चक्र में गुजारा जाता है तब मिसेल से धूल के कण, मिट्टी के कण, ये जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थ अपना जगह छोड़ देते हैं, जिसके चलते कपड़ा साफ हो जाता है। तो जिस तापमान पर मिसेल जो होता है निर्माण, कोलाइडल का निर्माण होता है और मिसेल अपना जगह छोड़ देता है, कपड़ा साफ हो जाता है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। अच्छा, मिसेल का बनाया है तब सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं तब जाकर के मिसेल का निर्माण हो रहा है, कोलाइडल का निर्माण हो रहा है। तो जितना आप कंसंट्रेशन लिए हैं ना उसको क्राफ्ट मिसेल कंसंट्रेशन कहा जाएगा। याद रहेगा। इस प्रकार से बाबू कोलाइडल के कण के आधार पर कोलाइडल 3 प्रकार का हो जाता है, जिसको मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल, माइक्रो मोलिकुलर कोलाइडल और आगे एसोसिएटेड कोलाइडल या मिसेल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मिसेल। मिसेल को दैनिक भाषा में गांव के लोग क्या बोलते हैं लोग बाबू? मैल। क्या बोलते हैं लोग? मैल, मैला। याद रहेगा। ठीक है, समझ में कि नहीं आया? चलिए, हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 12 क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री बाबू? सरफेस केमिस्ट्री। तो इस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए थे पिछला क्लास में, पिछला लेक्चर में। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को टॉपिक पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन। अच्छा, आप लोग बता दिए थे बाबू, जैसे रक्त हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, शैम्पू हो गया, सरफ का घोल हो गया, साबुन का घोल हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया, ये सारा का सारा जो होता है वह कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बाबू। कौन सी होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत तरह की अशुद्धियां रहती है। कुछ कुछ अशुद्धियां हल्की होती है, कुछ कुछ अशुद्धि कौन सी होती है? भारी होती है। अब उन अशुद्धियों को बिना हम लोग साफ किए, चाहे हटाए, चाहे छाने, हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाएंगे। तेले है, जब तेल बनाए तो तरह तरह के कचरा होता है, तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। उन कचरों को, उन अशुद्धियों को साफ कर दिया जाता है और साफ करके तब जाकर के मार्केट में ओकरा का लॉन्च किया जाता है। तब जाकर के उसको हम लोग सब्जी में या मान लेते हैं अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। तो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, तो ओकरा में छोटा मोटा से लेकर के बड़ा बड़ा अशुद्धियां रहती है। उन अशुद्धियों को तरह तरह के हमारे पास विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा जब हम साफ कर लेंगे, छान लेंगे, तो इस प्रक्रिया को कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण कहेंगे। कौन कहेंगे? शुद्धिकरण। कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 तरह की अशुद्धियां पाई जाती है बाबू। एक अशुद्धियां पाई जाती है जो हल्की होती है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपरी सतह पर तार आ जाती है। जैसे इमेजिंग कर लीजिए, ये कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में बाबू, इस कंटेनर में हम ले लिए हैं दूध। दूध में जो जो अशुद्धियां रहेगी ओकरा के आप ना और बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा इसमें से अशुद्धियों को आप छान करके बाहर निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ अशुद्धियां होती है जो हल्की होती है, वह कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपरी सतह पर तार आ जाती है। और कुछ कुछ अशुद्धियां जो भारी होती है बाबू, वह आकर के बर्तन के पीदी में कचो जाती है, जमा हो जाती है। ये भारी होने के चलते आकर के जमा हो जाती है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन में अशुद्धियां जब होती है तो एक आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन कोलाइडल सॉल्यूशन को पहले साफ किया जाता है यूज करने से पहले। तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से भारी भारी अशुद्धियां, चाहे हल्की अशुद्धियों को जब साफ किया जाता है या छान करके बाहर निकाल लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कोलाइडली विलयन का शुद्धिकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं, याद रहेगा। अब कोलाइडली विलयन के शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधियां है, कौन कौन सा तरीका है जिसके द्वारा अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में तरह तरह की अशुद्धियां मिल गई हैं तो इन अशुद्धियों को साफ किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है या छान करके बाहर निकाला जा सकता है। तो बाबू, इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। पहले वाले का नाम है डायलिसिस। क्या नाम है? डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा का नाम है बाबू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा का नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। याद रहेगा। तो कोलाइडल में जो अशुद्धियां रहती है, यह अशुद्धियां 2 प्रकार की होती है, एक हल्की अशुद्धियां और दूसरा भारी अशुद्धियां। इन अशुद्धियों को पहले साफ करना होता है। इन अशुद्धियों को साफ करके तब यूज किया जा सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन को। जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया। रक्त में जब दान उन करना होता है किसी को रक्त, तो बाबू किसी व्यक्ति से जब रक्त दिया था ना, तो ओकरा में तरह तरह के खनिज, तरह तरह के प्रोटीन, बड़े बड़े अणु, ओकरा में अकार्बनिक पदार्थ घुले मिले रहते हैं। तो डॉक्टर
उस व्यक्ति से रक्त लेकर के तब वो सबसे पहले प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद से वह दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहले बीमारी उमारी का पता लगा लेता है कि इस ब्लड में कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, इसमें कुछ कुछ अशुद्धियां तो नहीं है। जो पूरा तरह से उसका देख पड़ताल कर लेता है, जांच कर लेता है, साफ कर लेता है, तब वह दूसरे व्यक्ति के शरीर में ब्लड को डाला जाता है। तो इस प्रक्रिया को वो प्यूरिफिकेशन कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा? प्यूरिफिकेशन। साफ जो डॉक्टर करता है तब ब्लड को दूसरा शरीर में डालता है तो इसको प्यूरिफिकेशन कहा जाएगा, क्योंकि अगर अशुद्धियां रहती है। आइए देखते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग 3 को मेथड पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले का नाम है डायलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा का नाम है बाबू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और तीसरा का नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूरेशन। पहले वाले का नाम है देखिएगा डायलिसिस या इलेक्ट्रो डायलिसिस। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर हो चाहे कोई भी जानवर का शरीर हो, आप जानते हैं उनमें ब्लड पाया जाता है। कुछ पाया जाता है ब्लड। ब्लड का मतलब होता है रक्त, रक्त पाया जाता है। रक्त में देखिएगा छोटे छोटे ना खनिज घुले रहते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन घुले रहते हैं। ये छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े अणु और कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं जो ब्लड को अशुद्ध बना देते हैं। अब यह मानव शरीर में किसी भी जानवर के शरीर में यह नहीं ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है। इसीलिए हमारा जो किडनी होता है या हृदय होता है, इन अशुद्ध खूनों को ना सीरा के माध्यम से ओकरा के खींच लेता है और खींचने के बाद इनको शुद्ध कर लेता है। कौन? किडनी और हृदय इनको शुद्ध कर देता है। शुद्ध करने के बाद फिर से जो होता है धमनी के माध्यम से पूरा शरीर में कर देता है, ट्रांसपोर्टिंग कर देता है। तब जाकर के हमारे पूरे बॉडी में खून का बहाव होता रहता है और हम लोग बढ़िया से हमारा पूरा बॉडी काउंट सही ढंग से काम करता रहता है। तो बाबू किडनी के द्वारा या मान लेते हैं हार्ट के द्वारा ये जितना खून में अशुद्धियां होती है, बड़े बड़े लवण होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, घुलनशील पदार्थ होते हैं, इनको छान करके जब किडनी और रक्त जो होता है बाहर कर देता है तो इस प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है। कुछ बोलते हैं बाबू? अपोहन। तो अपोहन एक प्रक्रिया है जो किडनी या हृदय के द्वारा ये जारी किया जाता है या लॉन्च किया जाता है। तो जब किडनी या हृदय के द्वारा रक्त में से उपस्थित प्रोटीन के कण, खनिज के कण, बड़े बड़े विटामिन के कण, अशुद्धियां, अकार्बनिक पदार्थ, अशुद्ध रक्त, ये जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो रक्त में घुले हुए रहते हैं जिसके चलते रक्त जो होता है वो अशुद्ध बन जाता है। जब इसको साफ कर दिया जाता है तब जाकर के खून को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाया जाता है। तो साफ करने की इस प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है। कौन सी कहते हैं बाबू? अपोहन। अब बताइए ना, हमेशा हमारा शरीर में जो किडनी और हृदय होता है वह ब्लड को साफ तो करेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि हम मृतक पड़े हैं या मान लेते हैं कि हम कोई व्यक्ति मर चुका है, ओकरा शरीर में अगर मान लेते हैं खून कुछ समय तक जिंदा रहता है, ओकरा शरीर में से डॉक्टर कौन सी करता है, लोग ब्लड निकाल करके उसको साफ करने के बाद से उस ब्लड को बोतल में भर करके प्यूरिफाई करके दूसरी मरीज जिसको आवश्यकता होता है ब्लड का, वह ब्लड ओकरा में कौन सी कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो बाबू अब बताइए ना, साइंटिस्टों का तो हृदय है नहीं कि ओकरा में डालेगा तब खून साफ करेगा, क्योंकि अगर जिंदा शरीर है तो ओकरा में हृदय है या मान लेते हैं किडनी है, वह खून को साफ कर रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर व्यक्ति मान लेते हैं वो ऐसी बड़ा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, मान लेते हैं हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ओकर हृदय और हार्ट तो सही से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आईसीयू में भर्ती है। तो उस समय हमारे जो डॉक्टर होते हैं वह ना करंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? वह बोतल में जो ब्लड होता है उसको लेकर के और ब्लड में जो भी अशुद्धियां रहती हैं इसको साफ कर लेते हैं। तो जब करंट का सप्लाई करके ब्लड में उपस्थित अशुद्धियों को साफ किया जाता है या दूर किया जाता है तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं बाबू? विद्युत अपोहन कहा जाता है। विद्युत अपोहन एक प्रकार का ऐसा अपोहन है या कोलाइडल विलयन का एक ऐसा शुद्धिकरण है जिसमें करंट का प्रवाह करके तब रक्त को या किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को किया जाता है, साफ किया जाता है। इस प्रकार से याद रखिएगा, किडनी या हृदय एक अपोहन कारक के जैसा काम करता है। जो मशीनें अपोहन का काम करी, अपोहन मतलब कोलाइडली विलयन में से अशुद्धियों को छानना, खास करके ब्लड में से। किसमें से बाबू? ब्लड। अपोहन आ गया तो ब्लड के लिए फेमस है, याद रखिएगा। तभी तक नाम अपोहन या विद्युत अपोहन है। अगर हृदय या किडनी के द्वारा साफ हो जाता है तो अपोहन कहलाएगा। अगर करंट सप्लाई करके साफ करके तब किसी व्यक्ति के शरीर में आप डाल रहे हैं तो एक विद्युत अपोहन कहा जाएगा। कुछ कहा जाएगा विद्युत अपोहन। तो बताइए कोलाइडल सॉल्यूशन के शुद्धिकरण में सबसे पहला टॉपिक क्या था? अपोहन या विद्युत अपोहन। जो काम किडनी या हृदय या जीवित मानव के शरीर में किडनी या हृदय नहीं कर पाता है, उस समय अशुद्धियों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए।
विद्युत अपवहन को। इसमें ब्लड को किसके माध्यम से साफ किया जाता है? करंट के माध्यम से, इसलिए इसका नाम क्या है बाबू? विद्युत अपवहन। तो बताइए मानव शरीर में अपवहन का काम कौन करता है? किडनी और हृदय, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा बाबू, इसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है बाबू? आप लोग को पहला ही दिन बता दिए थे जब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, तो कोलाइडल के जो कण होते हैं ना बाबू, ये कोलाइडल के कण 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर होते हैं। इसके कणों का आकार इसके बीच में होता है। ये कणों के आकार जो होते हैं बाबू बहुत छोटे हैं, छोटे हैं ना। अगर आप सिंपल फिल्टर पेपर का यूज कर लेते हैं, किसका बाबू? सिंपल फिल्टर पेपर छानना, तो एकरा में जो छेदवा होता है ना, छानना चाहे छननी नहीं होता है, वही तरह साइंटिस्टों के पास होता है फिल्टर पेपर होता है, सिंपल फिल्टर पेपर। अगर इस सिंपल फिल्टर पेपर के द्वारा जैसे खूने हो गया, दूधे हो गया, पनीरे हो गया, अगर आप इसको छानते हैं तो जितना मोटा मोटा एक में धोधर धोधर छेद है ना, इस पूरा छेदों से धो करके कोलाइडल सॉल्यूशन में नीचे गिर जाएगा। क्या छाना पाएगा? ना। तो एक सिंपल फिल्टर पेपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो कोलाइडल के जो कण होते हैं ना बाबू, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह सिंपल फिल्टर पेपर में जो छिद्र होता है, एक आकार से एक आकार छोटा होता है, इसलिए सिंपल फिल्टर पेपर से होकर के यह आराम से नीचे बह जाते हैं या गिर जाते हैं। सिंपल फिल्टर पेपर जो होता है वह कोलाइडल सॉल्यूशन के कणों को छान नहीं पाता है, इसीलिए जो होता है इस सिंपल फिल्टर पेपर का जो मोटा मोटा जो होल होता है, एक में छिद्र होता है, एक के ना मुनना होता है। मुनना समझ में आ रहा है? एक आकार छोटा करना होता है, इसीलिए इस सिंपल फिल्टर पेपर को एक बड़ा सा कंटेनर लेकर के एक में फॉर्मल्डिहाइड डाल देता है। कौन डिहाइड? कौन सा डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। बाबू एक में फॉर्मल्डिहाइड डाल देता है, और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, HCl वो होता है। जब फॉर्मल्डिहाइड के घोल को एक में डाल दीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एक गोंद के जैसा काम करने लगता है। जब सिंपल फिल्टर पेपर को इस कॉलछुल को उठाकर जब एक में डालिएगा तो जितना मोटा मोटा छिद्र होता है ना, एक छिद्रों के किनारे किनारे, छिद्र मतलब छेद, इस छिद्र के किनारे किनारे फॉर्मल्डिहाइड जो होता है यह एक लेयर बना लेता है, जिसके चलते यह मोटा मोटा जो छिद्र होता है यह ढक करके इसका आकार क्या हो जाता है बाबू? छोटा हो जाता है। यह आकार में छोटा हो जाता है। अब यह इतना छोटा जरूर हो जाता है जिसके चलते यह कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं इनके कोणों को ऊपर आराम से छान सकता है। अर्थ में ठीक है। गैस पर जब खाना बनता है ना, तो देखिएगा एगो होता है ऊपर गैसों के ऊपर ढकना होता है, एक में छेद होता है, जन्म से गैसों बाहर निकलता रहता है। कबो कबो जाम हो जाएगा ना, मूर्छा उर्छा धलेगा तो देखिएगा सही ढंग से नहीं चलता है। ओकरे के ऊपर से मूड़िया ऊपर निकाल करके धो कर 2-3 बार ओकरा के पटकिएगा तो ओकरा में से जितना भी ओकरा में कचरा उचरा होता है, जंग वंग लग गया होता है, ओकरा के सरेस पत्र से रगड़ के चाहे 2-3 बार ओकरा के ईंटा पत्थर में जो मारिएगा ना, तो जितना भी एकरा में कचरा रहेगा सुदिया पूरा झड़ जाएगा। एक छेद कौन हो जाता है? साफ हो जाता है। ओकरा बाद ओकरा में से बहुत भारी मात्रा में गैस निकलना प्रारंभ हो जाता है। बाबू जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है, एक छेद जो होता है ना मोटा मोटा होता है। जब एक में कोलाइडल सॉल्यूशन को डाला जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन पर इस छिद्र से आराम से बाहर निकल जाते हैं, इसको नहीं करते हैं। इसलिए एक को हम फॉर्मल्डिहाइड का एक रस बना लेते हैं, घोल बना लेते हैं। इस सिंपल फिल्टर पेपर को, पेपर एक प्रकार का छलनी समझिए, एक में डाल दिया था। जब जैसे डालिएगा ना तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है बाबू, ये क्या करता है, मोटका मोटका छेदों को धो करके जाम कर देता है। जाम कर देगा तो एक में छेद पतला पतला रहता है। इतना पतला तो जरूर हो जाता है कि कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं ओकरा का आराम से ऊपर कौन कर लेता है, छान लेता है। अब यह जो सिंपल फिल्टर पेपर, ये सिंपल फिल्टर पेपर नहीं रहा, यह एक नया फिल्टर पेपर बन करके रेडी हो गया जो कोलाइडल विलयन को छान लेता है। क्या ये पहले कोलाइडल विलयन को छान रहा था? ना। अब ये कोलाइडल विलयन को पूरा तरह छान पर आए थे। इस प्रकार के फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। कैसे बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो बाबू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहेंगे? यह एक ऐसा फिल्टर पेपर है जिसके द्वारा कोलाइडल के कणों को आराम से छाना जा सकता है। कोलाइडल विलयन में जितना अशुद्धियां होती है बड़े बड़े आकार के, उन सारे बड़े बड़े आकार के अशुद्धियों को यह छानने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए इस फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अगर हम कोलाइडल विलयन की अशुद्धियों को सिंपल फिल्टर पेपर के द्वारा हम लोग साफ करते हैं या छानते हैं, तो सिंपल फिल्टर पेपर में जो छिद्र होता है कोलाइडली आकार के कण से बड़ा होता है। इसलिए सिंपल फिल्टर पेपर के कणों से छिद्र से होकर के कोलाइडली विलयन के जो कण होते हैं आराम से आर पार हो जाते हैं, जिसके चलते सिंपल फिल्टर पेपर कोलाइडल सॉल्यूशन के कणों को नहीं छान पाता है। अब इस सिंपल फिल्टर पेपर को
हम फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में डुबा देंगे, ये मोटा मोटा छिद्र को ये कोलाइडल जो विलयन होता है ये पूरा तरह से ढक देगा, अभी इसका आकार छोटा कर देता है, छिद्र पतला हो जाता है, इसीलिए कोलाइडल विलयन के कणों को ये पूरा तरह से रोकने में या साफ करने में या छानने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार के फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, याद रहेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग तीसरा पढ़े बाबू। अगर बोर्ड में आता है कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण की विधियों को लिखे तो आपको पूरा पादक लिखना पड़ेगा 5 नंबर में, तीनों के विस्तार से लिखिएगा। ठीक है, 5 लाइन 7 लाइन सब में लिखिएगा तो 1.5-2 पेज हो जाएगा, आराम से 5 नंबर मिलेगा। भाई देखिए बाबू, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूरेशन का नाम बाबू, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूरेशन। बतासा आप लोग छानते हुए बनाते हुए देखे हैं, बतासा, या कब देखिएगा बुनिया छानते हुए आप लोग देखें, इस तरह से एक झरना होता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक पाल्टा होता है उन लोगों के पास, बाढ़ के भी पाल्टा, इस तरह से उन लोगों के पास हाथ में होता है पकड़ने वाला, इस तरह हाथ में। ठीक है, इस तरह से। इसमें कौन चीज देखिएगा, एक में छिद्र होता है, कौन सी होता है, छिद्र, एक में ना छिद्र होता है, छिद्र मतलब होल, एक में छिद्र होता है। और जैसे ही बाबू एक में बुनिया जो होता है पिघला करके और एक ऊपर गिरा जाता है ना, तो पतर का छेदों पर टप टप गिरता है, जाना चलता है, तेलो काफी गर्म होता है, ओकरा में गिरता है तो जाकर बुनिया ओकरा में पक जाता है। आप लोग देखोगे बतासा जो था चीनी का पाग बना करके, जैसे ही कलछुल में है, क्या बोलते हैं, पावना बोलते हैं, पावना में जैसे ही एक में नीचे जा जाता है ना, तो हिलाए जाते हैं करके, तो उतने बतासा का जो रस होता है, मतलब ये चीनी का जो पाग होता है वो छिद्रों से ऊपर के नीचे गिरता रहता है, अचानक चलते वो कपड़ा पर इतना चुआ देता है, इतना चुआ देता है, और वो ठंडा होने के बाद से गोल गोल बतासा बन करके रेडी हो जाता है, ऐसे में। ठीक है, तो हम ये समझा रहे थे बाबू कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो अशुद्धियां होती है ओकर का अगर छानना हो या साफ करना हो तो एक और ही विधि है जिसका नाम क्या है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूरेशन है। इसमें क्या किया जाता है, इसी तरह से एक पलटा होता है, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है ना, एक तरह के ऊपर से गिराया जाता है, इसके कणों का जो आकार होता है ना, आराम से कोलाइडल के कणों का आकार से छोटा होता है, इसीलिए कोलाइडल के कण जो होते हैं एक तरह से आराम से होकर गुजर जाते हैं, कोलाइडल के कण का आकार छोटा होता है, ठीक ना, मतलब इसके जो कण होता है ना आराम से नीचे गिर जाएंगे, आयकर जो अशुद्धियां रहती है बड़ा बड़ा वो आराम से ऊपर छानना पत्र पर या फिल्टर पेपर के ऊपर कौन सी होती है, तार आ जाती है, तब एक बाबू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूरेशन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे साइंटिस्टों के पास ना एक देखिएगा एक और फिल्टर पेपर बनाया गया है, इस तरह से डराम के जैसा, एक डराम ले लीजिए, डराम इस तरह से इमेजिंग करिए, ये ड्राम है बाबू, धातु का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें एक प्रकार का फिल्टर पेपर है, एक में दांत नुमा संरचना बनाया जाता है, कैसे बाबू, दांत नुमा, एक में दांत नुमा संरचना बना दिया जाता है, याद रखिएगा, जब एक में दांत नुमा संरचना बना दिया जाए, धो करके यहाँ पर ठेकानी लगा दीजिए, ठेकानी समझ में आता है, हाँ, यहाँ पर तनी सा उठा दीजिए, धो कर 4-5 यहाँ पर ईंटा लगा दीजिए, साथ दीजिए, तो ऐसा टेढ़ हो जाए ना, समझ में रहा है, तो ऐसा टेढ़ हो जाए। देखिएगा बारात वारात में वर्कआउट का जो ड्रामा होता है हरियर का, पनिया भरा जाता है, अगर तनी सा तरह उल्हा के 2-3 को ईंटा लगा दीजिएगा तो पनिया जो नीचे तो टेढ़ हो जाता है, तो ऊपर आ जाता है ना, समझ में आया, तो इस तरह से ठेकानी लगा दीजिए ईंटा का। और ओकरा बाद से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, में जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती है, जो भारी भारी अशुद्धियां होती है, जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को इसमें डालिएगा ना बाबू, एक में धो करके हवा का प्रेशर या पानी का प्रेशर मारिएगा, हवा का ही प्रेशर समझिए, ताकि एक गति बढ़ाया जा सके, किसका गति, कोलाइडल विलयन का। जैसे एक में दूधे डाल दीजिए, चाहे एक में आप मान लेते हैं कि खूने डाल दीजिए, एक में धो करके प्रेशर जब हवा का मारिएगा ना, तो ये तसा के टेढ़ कर दीजिए ताकि आराम से बह जाए। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ से बह करके निकलेगा ना, तो कोलाइडल विलयन का जो अशुद्धियां होती है वह आकार में बड़ा होती है और भारी होती है, क्या होती है बाबू, बड़ा और भारी होती है। तो जौन अशुद्धियां भारी होती है ना, वो कौन सी होती है, दांतनुमा संरचना में अशुद्धियां जमा हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो कौन सी है, भारी है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन लिक्विड के रूप में रहता है, किस रूप में बाबू, लिक्विड के रूप में, लिक्विड के रूप में रहता है तो आराम से ये दांतनुमा संरचना से बह होकर के बाहर निकल जाता है, इसे बह होकर के बाहर निकाल लेता है और एक बड़का सा ड्राम में रख लिया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे दूध ले लीजिए, देखिएगा दूध बाल्टी में लंबे समय तक रख दिएगा ना, और तब हिलाइए मत दूध को, उस बाल्टी से धीरे धीरे दूसरे बर्तन में गिराइएगा, देखिएगा बर्तन के नीचे जो होता है ना, वह देखिएगा पाउडर की तरह व्हाइट कलर का चीजें बच जाता है, वह अशुद्धियां होती है दूध में। अरे समझिए कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सी होती है, अशुद्धियां। घर पे आप लोग महसूस नहीं करते हैं, दो करके जो गाय का दूध होता है, क्या भैंस का दूध होता है, दो करके 2 घंटा 4 घंटा रख दीजिएगा, मग से हिलाइए मत, के दूध को धीरे धीरे आराम से दूसरे बर्तन में रख दीजिए, तो देखिएगा जो बाल्टी होता है पेटी में ना ग्रीन नहीं व्हाइट कलर का, किस कलर का, व्हाइट कलर का छोटा छोटा दाना, इतना छोटा होता है कि आप समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, महसूस कर सकते हैं, ठीक ना, वह दाना ओकरा में बच जाता है, लिक्विड के रूप में रहता है, इसलिए यह भारी होता है, वह अशुद्धियां होता है। तो बाबू यह एक ऐसा विधि है
जना में एक फिल्टर पेपर होता है। इस फिल्टर पेपर में दांतनुमा संरचना बना होता है। जैसे ही किसी कोलाइडल सोल्यूशन के में डाला जाता है तो कोलाइडल सोल्यूशन के जो कण होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए इस दांतनुमा संरचना में आकर के बैठ जाते हैं। और कोलाइडल जो विलयन होता है आराम से इस कंटेनर या फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से कोलाइडल सोल्यूशन से भारी भारी अशुद्धियों को साफ कर लिया जाता है। इस विधि को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। कुछ कहते हैं, एक बार बोल देते हैं, कोलाइडल विलयन के शुद्धिकरण की एक ऐसी विधि जिसमें धातु का बना हुआ एक फिल्टर पेपर लिया जाता है, जिसमें दांतनुमा संरचना बनाया गया होता है। जैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन के क्रम में डाला जाता है तो कोलाइडल सोल्यूशन में जो अशुद्धियां होती है वो बड़ा होती है और वह थोड़ा सा भारी होती है। इसलिए दांतनुमा संरचना में जब कोलाइडल सोल्यूशन होकर के गुजरता है तो इस दांतनुमा संरचना में कोलाइडल कण के आकार भारी होने के चलते इसमें आकर के बैठ जाते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन इस फिल्टर पेपर से आराम से होकर के बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से एक ऐसा फिल्टर पेपर जो कोलाइडल सॉल्यूशन में से भारी भारी कणों को छानने का या साफ करने का कार्य करता है, इस विधि को या इस फिल्टर पेपर को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। नहीं आएगा ढोंग, आ जाएगा। इसको देखिएगा सर, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग को चलते हैं गुण पढ़ने। बाबू कोलाइडल सॉल्यूशन के गुण हम 4 वैरायटी से बता रहे हैं। पहले का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ नाम है बाबू फिजिकल। जो अभी तक आप जितना प्रॉपर्टी अभी कोलाइडल सॉल्यूशन का पढ़े हैं ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का कोलाइडल सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाएगा तो ध्यान दीजिए, कोलाइडल के जो कण होते हैं क्या इसको आप नंगे आंखों के द्वारा देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, नहीं। इसको देखने के लिए एक अलगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कौन पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। कोलाइडल के जो कण होता है ना बाबू, वह बर्तन की पेदी में जमा हो जाते हैं। देख लीजिए, अभी ना बोले थे भारी भारी होता है, कौन हो जाएगा? जमा हो जाएगा। कोलाइडल के कण को नंगे आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इनके कणों का आकार 10 के पावर बोलिए ना, 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर होता है। अच्छा ये बताइए, ये क्या कोलाइडल के जो कण होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, क्या आपस में पूरा तरह से घुल मिल पाते हैं? ना। क्यों? अगर पूरा तरह से घुल मिल जाते तो क्या बर्तन की पेदी में जमा होते? क्या? ना। अगर बर्तन की पेदी में जमा नहीं होते मतलब वो समांगी मिश्रण बनता। जमा हो रहे हैं मतलब विषमांगी मिश्रण है। कौन मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। तो इसीलिए जो विषमांगी मिश्रण हो गया बाबू, तो विषमांगी मिश्रण हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएगा कोलाइडल विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो विषमांगी। कैसी होती है? विषमांगी। तो याद रखिएगा, कोलाइडल जो विलयन होता है ये विषमांगी प्रकृति का होता है। इनके कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर होता है। इनके कणों को नंगे आंखों द्वारा आप नहीं देख सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसको छानने के लिए तरह तरह की विधियां होती है। कोलाइडल विलयन में तरह तरह की अशुद्धियां होती है। कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं अशुद्धियां होती है 2 प्रकार की होती है। जो अशुद्धियां हल्की होती है वो कोलाइडल विलयन की ऊपरी सतह पर तैरती रहती है। कोलाइडल विलयन के जो कण भारी होती है, अशुद्धियां भारी होती है, वह बर्तन की पेदी में जाकर के जमा हो जाते हैं। याद रहेगा, ठीक है। कोलाइडल के कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर। जितना अभी हम प्रॉपर्टी बताए बाबू, सारा का सारा प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसके कणों का आकार इतना होता है, ये विषमांगी प्रकृति का होता है। इसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है। इनके कण जो होते हैं बर्तन की पेदी में जमा हो जाते हैं। हल्के कण बर्तन की सतह को ऊपरी सतह पर, पानी की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। याद रहेगा, इनकी प्रकृति विषमांगी होती है। याद रहेगा, ठीक है। आगे चलिएगा सर जी, इसको हम प्रूव पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बाबू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, यह भी कोलाइडल विलयन का ही एक गुण है। वह इसलिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं अणु संख्यक गुण। क्या पढ़ते हैं बाबू? अणु संख्यक गुण। मतलब कि किसी भी विलयन का एक ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो। किसके संख्या पर? इमेजिन कर लीजिए, हमने मान लेते हैं कंटेनर में 5 लीटर हमने दूध ले रखा है। तो बाबू 5 लीटर दूध लिए हैं तो मान लेते हैं एक में 50 ग्राम अशुद्धियां हैं। कितना ग्राम? और बताइए, एक में दूध का अमाउंट तो हम 10 लीटर कर दिए। कितना लीटर बाबू? बताइए, क्या अशुद्धियां उतना ही रहेगी? ना, अशुद्धियों की मात्रा कौन सी हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन कर रहा है। अणुओं की संख्या बढ़ा देने से एकरा में अशुद्धियों की संख्या बढ़ जा रही है। तो इसलिए याद रखिएगा, कोलाइडल जो विलयन होता है यह अणु संख्यक, इसका अणु संख्यक जो गुण होता है यह डिपेंड करता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर। मतलब कि कोलाइडल जो विलयन होता है वह अणुओं की
संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो एक में अशुद्धियों की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या घटा दीजिए तो अशुद्धियों की संख्या घट जाएगी। इस प्रकार से कोलाइडल जो विलयन होता है वह विलयन के अणु संख्यक गुण पर निर्भर करता है। याद रहेगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बाबू? यांत्रिक गुण। कौन गुण? मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में यांत्रिक गुण पढ़ेंगे। अब यांत्रिक गुण का मतलब यहाँ पर दो गुण है, एगो हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति और दूसरा नाम क्या है बाबू? टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। याद रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल उदाहरण ध्यान दीजिएगा। ब्राउनी गति किसे कहा जाएगा? ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ब्लड ले लीजिए या मान लेते हैं दूध ले लीजिए या पनीर ले लीजिए, ठीक ना, कोई भी लीजिए। शैम्पू घोर लीजिए पानी में, सबसे बढ़िया उदाहरण रहेगा। शैम्पू को जब पानी में घोल लीजिएगा तो तनी पारदर्शी भी रहेगा, आप आराम से ऊपर से नीचे तक सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, शैम्पू को जब पानी में घोलिएगा तो लगभग पारभासी के जैसा तो काम करेगा। आधा दूरा दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा लेकिन आधा दूरा जरूर दिखाई देगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस कोलाइडली विलयन में से कोलाइडली जो विलयन है ना, एक तरह के चम्मच से धो करके खूब बढ़िया से एक तरह के हिला देते हैं लोग, खूब एक तरह के सॉल्यूशन बना देते हैं। सॉल्यूशन बना करके जैसे ही तत्काल हाल फिलहाल में छोड़िएगा, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर के बैठ जाइए। आप देखिएगा कोलाइडली विलयन में जो अशुद्धियां हल्की थी वह बर्तन की ऊपरी सतह पर जमा हो जाती है। कहाँ बाबू? बर्तन की ऊपरी सतह पर, मैंने पानी की ऊपरी सतह पर जमा हो जाती है। अब तो ये सॉल्यूशन गति में है ना, किसमें है? गति में। तो ये जो अशुद्धियां होती है यह टेढ़ा मेढ़ा गति करती हुई नजर आती है। कैसे बाबू? टेढ़ा मेढ़ा गति करती नजर आती है। कोनो दिशा फिक्स नहीं होता है बाबू, याद रखिएगा। ब्राउनी गति में कोणों का आकार कोई भी दिशा फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा। ये केनहू गति कर सकती है, ऊपरी सतह पर ही गति करती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिएगा ना, तो रात में जैसे बाइक चलाइएगा, बाइक चलिए तो देखिएगा जैसे बाइक से जो लाइट निकलता है और रास्ते में जैसे ही छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खूब चमकने लगता है, सब ऐसे में अनधुन चमकने लगता है सब। आप देखिएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब यहाँ पर एक लाइट ही बन गया, अजोर पूरा फील होता है। या घर में मौका उका होता है ना, तो कभी सूर्य प्रकाश से निकलेगा, एक धूल का मिट्टी कण जब इस रास्ते से गुजरे तो देखिए काफी चमकीला नजर आता है। अर्थ में वही ध्यान दीजिएगा, जब कोलाइडल सॉल्यूशन को खूब बढ़िया से चम्मच से एक तरह के मिला घुला दीजिए, एक तरह के गति में कर दीजिए, मिला घुला दीजिए, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखिएगा तो जो हल्का हल्का जो अशुद्धियां होती है वो कोलाइडली विलयन के ऊपरी सतह पर आकर के टेढ़ा मेढ़ा गति करती रहती है। कैसा गति? टेढ़ा मेढ़ा गति करती रहती है। सबसे पहले इस गति को देखा था अमेरिका के साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था? ब्राउनी। इसीलिए इस गति को, किसका गति था ये? कोलाइडली विलयन के अशुद्धियों का, कोलाइडली विलयन के कणों का। ये टेढ़े मेढ़े गति को सबसे पहले ब्राउनी ने अपने ही नाम पर कर क्या नाम रख दिया? ब्राउनी गति। उसने देखा कि कोलाइडल विलयन में जब अमाउंट बढ़ा दिया जा रहा है, अणुओं की संख्या बढ़ा दिया जा रहा है, एक आकार बढ़ा दिया जा रहा है, इमेजिंग कर लीजिए जब एक आकार बड़ा कर दीजिएगा तो यह यहाँ से एने घूम करके जा रहा है। जितने हल्का रहेगा, छोटा रहेगा, आराम से सतह पर, पानी की सतह पर या कोलाइडली विलयन की सतह पर गति कर पाएगा। एक आकार जितने बड़का कर दीजिएगा, जैसे ही कोलाइडली विलयन को ऊपरी सतह पर गति करेगा तो आकार बड़ा होने के चलते एक गति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसीलिए बताइए कोलाइडली ब्राउनी गति में कणों का आकार बढ़ जाने से ब्राउनी गति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अगर इन कणों का आकार और ही छोटा कर दिया जाए तो ब्राउनी गति बढ़ेगा कि घटेगा? तो बाबू इसमें समझिए एक बार और, ब्राउनी गति बढ़ता तब है जब कणों की संख्या कम होता है और कणों का आकार छोटा होता है। ब्राउनी गति कम तब हो जाता है जब कणों की संख्या ज्यादा होता है और कणों का आकार बड़का होता है। इस रूम में मान लीजिए पूरा बच्चन को भर दे, सरस्वती पूजा 5 नवंबर में, अचानक सब लोग एक साथ निकली, भूकंप आ गया है तो आप अचानक निकलिएगा तो में गिरते उड़ते लपटियाते उठियाते को हाथ उठेगा, को में लपटा जाएगा, को कपड़ा फट जाएगा। बाबू देखने में क्यों? क्योंकि जनसंख्या कौन सी हो गया? ज्यादा हो गया। मेले में हो गया, चाहे मान लेते हैं कोई नाच होता है, देखिएगा अचानक बारिश आ गया, नहीं आता है बारिश हो गया तो हाय सुखी भागने के चक्कर में बाबू लुंगी होते होते घेट होते होते घरे भागिएगा, अचानक ईटा पत्थर गिरने लगा ऊपर से, तो वही हाल हो जाता है बाबू। एक में अगर संख्या को बढ़ा दीजिए तो ब्राउनी गति घट जाएगा। और वही मान लेते हैं कि जहां तहां लोग बैठे है सब कोई दौड़ के अपना अपना घरे भाग जाएगा बारिश में। और वही मान लेते हैं बहुत भयंकर भी लगल है, कहीं जग हो रहा है, अचानक ओकरा मालते कोई आगे लगे ले, मालते हैं अचानक ओकरा में पत्थरे ऊपर से गिरने लगा, बारिश होने लगा, लोग दौड़ना प्रारंभ करेगा, एगो देह पर दूसरे पर हटा पचा गिरते फिरते आगे बढ़ेगा लोग। तो ब्राउनी गति जो होता है ज्यादा तब होगी जब कणों की संख्या कम होगी और कणों का आकार कुछ होगा। और मान लीजिए वो एथिया जागवा में जो पाती रोती रहेगा, सब पतह रहेगा, सब पतह समझ में पतरू टाइप का, वो तनी चंचल रहेगा, सब केनो छलांग मार करके
के ईटा पत्थर चाहे देवाल टांग के भाग जाएगा सब, और जौन है तो फेंकले रहेगा तो जौन मोटा मोटा रहेगा, जौन मोटा मोटा रहेगा ओकरा खातिर ज्यादा जगह चाहिए। अगर केनो एथी में मान लेते हैं मेला वाला में कहीं भीड़ में फंस गई है तो ओकरा पास तोने इतना ज्यादा रहेगा कि वो भीड़ से नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पतला जो शब्द यूज किए हैं वह आकार में छोटे छोटे कणों के लिए यूज किए हैं, और मोटा मोटा जो हम शब्द का प्रयोग किए हैं वह समझ लीजिए वह बड़ा बड़ा कणों के लिए है। तो बताइए ना सबसे स्पीड में कौन दौड़ेगा, पातर पातर लिखवा के मोटा मोटा खा खा के तो नहीं ले सब, तो इसलिए पतिर का इसलिए स्पीड में हो गया। तो ब्राउनी गति कौन सी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो खूबे एथी होगा लोडिंग भरपूर होगा वो ओकर कौन सी होगा, स्पीड कौन सी हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए देखिएगा बाबू ब्राउनी गति कोणों का आकार पर निर्भर करता है। अब ब्राउनी गति को सबसे पहले किसने देखा था, ब्राउनी नामक साइंटिस्ट ने देखा था। अच्छा ब्राउनी गति किसे कहिएगा, तो ध्यान दीजिएगा जब कोलाइडली विलयन में या कोलाइडली विलयन के कोणों को एक चम्मच के माध्यम से खूब बढ़िया से घुला दिया जाता है और उसके बाद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब इसके कोणों को देखा जाता है तो हम जानते हैं कि कोलाइडली विलयन में जो अशुद्धियां हल्की होती है वो कोलाइडली विलयन के ऊपरी सतह पर तैरती हुई नजर आती है। यह टेढ़े मेढ़े गति करती रहती है। इन टेढ़े मेढ़े गति को हम ब्राउनी गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इस गति के बारे में सबसे पहले ब्राउनी नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसका ब्राउनी गति कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोणों के आकार बढ़ जाने से या कोणों की संख्या बढ़ जाने से ब्राउनी गति घट जाता है, और कोणों का आकार घट जाने से और कोणों की संख्या कम हो जाने से ब्राउनी गति बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। अब इमेजिंग कर लीजिए वही अब मौका वाला और प्लस में रात में बाइक चलाने वाला हम एग्जांपल डाले थे। देखिएगा बाबू कोलाइडली विलयन है, जैसे मान लीजिए कोलाइडली विलयन मतलब खूने ले लीजिए या एक बाल्टी, या मान लेते हैं कि आप पनीर ले लीजिए, या मान लेते हैं दूध एक बाल्टी ले लीजिए और एक में ना एक टॉर्च गुजार दीजिए। कौन सी गुजार है सर, टॉर्च। ये मान लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन है। अब इसमें ना एक थोड़ा बड़ा बना दीजिए, ये हो गया एक में पूरा कोलाइडल सोल्यूशन बाबू। अब एक में ना एक टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च, ये हो गया टॉर्च। एक में से प्रकाश की किरणों को गुजारिए। जब प्रकाश की किरणें इस रास्ते से होकर गुजरेगी तो आप जानते हैं कोलाइडली विलयन में अशुद्धियां होती है, छोटे छोटे बड़े बड़े रूप में। ये अशुद्धियां जो होती है ना जैसे ही प्रकाश के रास्ते में आएगी तो ये प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित कर देगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो धूल कण मिट्टी कण होते हैं, गैस के बुलबुले होते हैं, पानी के बुलबुले होते हैं, वह प्रकाश की किरणों को कर देते हैं, प्रकिरणित कर लेते हैं। अरे 10th क्लास में आप लोग नहीं पढ़ते थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में पृथ्वी को वायुमंडल पहुंचती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण मिट्टी कण गैस के बुलबुले पानी के बुलबुले से टकरा कर पहुंच जाती है, छितरा जाती है। तो वही काम तो यहाँ पर होगा। जैसे ही टॉर्च से प्रकाश की किरणों को गुजारिएगा तो जो प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन होकर गुजरेगी, कोलाइडल विलयन में तरह तरह की अशुद्धियां, धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले हैं, ये सारे कणों से टकरा कर प्रकाश कौन हो जाएगा, छितरा जाएगा, जिसके चलते ये कण जो ना काफी चमकीला नजर आने लगा। इस रास्ते में प्रकाश के रास्ते में ये जो कण है काफी चमकते नजर आएंगे। ऐसे में इस घटना को सबसे पहले टिंडल नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इसीलिए इस प्रभाव का नाम क्या रखा गया, टिंडल प्रभाव। और बताइए इमेजिंग करिए कोलाइड, अच्छा तब हम क्यों पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में एकर क्या मतलब है, एकर गुण क्या है, वह इसलिए क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन का संख्या बढ़ा दीजिएगा, इनके अणुओं की संख्या बढ़ा दीजिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के अमाउंट बढ़ा दीजिएगा, तो बताइए हर जो टिंडल प्रभाव की घटना है वह ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, ज्यादा। कोलाइडल सॉल्यूशन कम है, एक में अशुद्धियां कम होगी, ये जब प्रकाश की किरणें आ रही है तो कम छितरा रही है। जब एक में कोलाइडल सॉल्यूशन ज्यादा कर दीजिएगा तो एक में अशुद्धियों की संख्या बढ़ जाएगा। जैसे प्रकाश को गुजारा जाएगा तो सारे कणों को प्रकाश की किरणों को कौन कर देगा, प्रकिरणित कर देगा, छितरा देगा, सारे कण प्रकाश की किरणों को छितरा देगा। तो यह टिंडल प्रभाव की घटना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बताइए टिंडल प्रभाव इसका गुण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यहाँ पर कोलाइडल विलयन के कोणों का आकार बढ़ा देने से या कोलाइडल विलयन का अमाउंट बढ़ा देने से टिंडल प्रभाव बढ़ जाता है, कोलाइडली विलयन का अमाउंट कम कर देने से टिंडल प्रभाव घट जाता है। तो बताइए यह इसका गुण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अच्छा टिंडल प्रभाव किसे कहिएगा, तो जब किसी कोलाइडली विलयन में सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है तो हम जानते हैं कि कोलाइडली विलयन में धूल के कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले, तरह तरह की अशुद्धियां घुली रहती है। जब प्रकाश इन धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले से टकराती है तो ये छितरा जाती है, छितरा करके नहीं प्रकाश की प्रकिरणित कर जाती है, जिसके चलते प्रकाश होता है, जिसके चलते ये जो धूल कण, मिट्टी कण या अशुद्धि होती है वह काफी चमकने लगती है। इस घटना को सबसे पहले टिंडल ने देखा था, जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसने कहा कि टिंडल प्रभाव की घटना सबसे ज्यादा तब दिखाई देगा जब यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का अमाउंट को कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा।
कोलाइडल सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ाने का मतलब 5 लीटर लिए है 10 लीटर कर दीजिए। अगर एक अमाउंट बढ़ा देते हैं तो अशुद्धियों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टिंडल प्रभाव पहले की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। बताइए समझ में आया। चलिए अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसे कहा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ना सर, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कंटेनर। आप लोग को एनोड और कैथोड फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, वहीं एक्सपेरिमेंट थोड़ा एक बार कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो गया, एक रकम बैटरी से जोड़ दिए बाबू, यहाँ से करंट आ रहा है। आप जानते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, बैटरी का नेगेटिव है। अगर हम एनोड पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सर, कैथोड पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी जो अशुद्धियां होती है, तो अशुद्धियों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कितना देश बता रहे हैं, अशुद्धियों पर कौन आवेश, ऋण आवेश पाया जाता है। जब आप लोग को जब आप लोग को क्या नाम था उसका, विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन हिंदी में याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जब उसमें पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे एनोड पर अशुद्धियां जमा हो जाती, याद है। तो अशुद्धियों पर कौन सा आवेश होता है बाबू, अरे ऋण आवेश होता है, तभी तो प्लस पे जाके चिपक जाती है ना, समझ में आया। तो ऋण आवेश होता है, एकरा में प्लस चार्ज, एकरा पर बाबू माइनस चार्ज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलाइडल विलयन में जितना अशुद्धियां होती है उन सारे अशुद्धियों पर ऋण आवेश होता है। इसलिए उन अशुद्धियों को साफ करने के लिए हम एक और विधि का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कौन सी नाम है बाबू, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या कर दिया जाता है, जो सोल्यूशन लिया जाता है ओकरा में जो करंट सप्लाई करिएगा, तो करंट सप्लाई करने के चलते जितना एकरा में अशुद्धियां होगी, यह एकरा के एनोड अपने कौन सी कर लेगा, खींच लेगा। यहाँ पर एक रॉड लगा रहता है जना के एनोड कहा जाता है। इस एनोड पर जितना भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अशुद्धियां होती है, इमेजिंग करिए विद्युत विच्छेदन, ओकरे के हम ध्यान में रखकर के सारा समझा रहे हैं। ये जो रॉड होता है एकरा ऊपर सारा ये अशुद्धि कौन सी होती है, चिपक जाती है। ये अशुद्धि जब चिपक जाती है बाबू, तो विलयन में से मतलब कोलाइडली विलयन में से जो अशुद्धियां होती है वो अलग हो जाती है। कौन सी होती है, अलग हो जाती है। तो याद रखिए, कोलाइडली विलयन में से जब अशुद्धियों को विद्युत धारा के माध्यम से साफ किया जाता है या छाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन कहा जाता है। ओकरा में एगो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया करते थे, ओकरा में 2 धातु का हम लोग रॉड लिया करते थे, जरा में एगो एनोड और दूसरा कैथोड काम करता था। और ओकरा में जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दीजिएगा, करंट से जैसे ही डीसी धारा प्रवाहित करिएगा बैटरी से, तैसे ही एकरा में जितना अशुद्धियां रहेगी कोलाइडल सॉल्यूशन में, सारा का सारा अशुद्धियां जो होती है गति करते हुए एनोड पर जाएगी। एनोड का जो रॉड होता है ओकरा पर जाकर के चिपक जाएगी, उसके बाद से पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन साफ हो जाएगा। याद रहेगा, इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन को साफ किया जा सकता है। और ये सारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो गया बाबू, प्रॉपर्टी हो गया। अरे समझ में, मतलब प्रॉपर्टी में ये हो गया कि कोलाइडली विलयन में जो अशुद्धियां होती है ओकरा के विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा आराम से अशुद्धियों को हम एनोड पर जमा कर सकते हैं और ओकरा के साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कोलाइडल सॉल्यूशन का गुण हो गया। कुछ हो गया गुण, समझ में आया। आगे समझ में, पूछना कुछ नहीं पूछना है, चलिए हो गया।